नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट पर। पिछली क्लास में हमने बाल विकास, प्रदिम विकास की संकल्पना, नियम और ये सब पढ़ा था। वंशक्रम और वातावरण तक हमारी क्लासेस हो गई थी। आज हम करेंगे विकास की अवस्थाएं। अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था हमारी गर्भावस्था और शैशवावस्था। तो इन दोनों को करने से पहले आज हम एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न, रूसो के अनुसार बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? ये हमारा प्रश्न और ये इसके ऑप्शन। माता, नंबर 2 ज्ञानेंद्रियां, नंबर 3 परिवार और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। सामान्यतः सभी बच्चे इसका आंसर देते हैं माता, लेकिन जो ये माता है ना, अगर क्वेश्चन आया रूसो के बिना तो इसका आंसर आएगा माता। अगर ये रूसो है ना तो इसका आंसर आएगा हमारा ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां मतलब आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा इत्यादि। तो रूसो ने ज्ञानेंद्रियों जो कि है, इन्हें क्या कहा है? अपनी प्रथम शिक्षिका या प्रथम शिक्षक ये कहा है, बालक की प्रथम शिक्षिका या शिक्षक। तो आप ये क्वेश्चन आगे गलत मत करना। अगर रूसो के बजाय रूसो से पूछा गया ना तो ये आएगा। और अगर फ्रोबेल अगर पूछ लिया कि फ्रोबेल ने कहा था माता को, और अगर पूछ लिया पेस्टोलॉजी ने परिवार को कहा था, पेस्टोलॉजी। अच्छा, आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं हमारी विकास की अवस्थाएं। तो ये प्रश्न था, रूसो के अनुसार प्रथम शिक्षक कौन होते हैं? माता। तो फ्रोबेल ने कहा है। और ज्ञानेंद्रियां अर्थात आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा ये सब रूसो ने ही कहा है। और परिवार का है पेस्टोलॉजी ने। अब हम करेंगे विकास की अवस्थाओं में। हमारी पहली अवस्था है गर्भावस्था। तो गर्भकाल का समय कितना होता है? 280 दिन। 280 दिन और 9 माह। 280 दिन या 9 माह। इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है? 3 बातें। वो कौन कौन सी हैं? जो ये गर्भावस्था है, इसकी 3 सब अवस्थाएं कह सकते हो, सब स्टेज कह सकते हो आप। कौन कौन से, ये हमें याद रखने हैं। हिंदी के अंदर तो ये सामान्यतः सभी को याद होते हैं, लेकिन हमें ये इंग्लिश के अंदर याद रखने होते हैं, क्योंकि हिंदी में तो इनके नाम ना काफ़ी सारे होते हैं और अलग अलग होते हैं, तो हमें याद करने मुश्किल हो जाते हैं। इंग्लिश में याद रखोगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले डिंबावस्था, हिंदी में देखते हैं। दूसरी अवस्था है हमारी पिंडावस्था और अंतिम है
भ्रूण अवस्था या गर्भावस्था। तो इनके नाम तो ना कंफ्यूजन करने वाले होते हैं, लेकिन हमें इनके अलग अलग और नाम भी हैं, भ्रूणीय, भ्रूणिक, इनको भी कहते हैं किसी और को, लेकिन हमें ये याद ही नहीं रखने, हमें तो सिर्फ इंग्लिश में याद रखने हैं। तो इंग्लिश में फर्स्ट है हमारा जर्मिनल स्टेज, जर्मिनल स्टेज। सेकेंड स्टेज है हमारी या सेकेंड अवस्था है एम्ब्रियोनिक स्टेज। और लास्ट स्टेज है हमारी फेटल स्टेज। अब इनका काल भी याद रखते हैं, कौन सा किस काल किस समय है, कौन सा काल है। तो जो डिंबावस्था है इसका काल होता है गर्भधारण से 2 सप्ताह, और जो ये हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज है ये होता है 2 सप्ताह से 2 माह। और जो ये हमारा फेटल स्टेज होती है ये होती है 2 माह से जन्म तक। तो ये हो गया हमारी गर्भावस्था, जिसमें इम्पोर्टेंट बात थी जो आप याद रखने वाली थी, ये हमने कर ली। अब हम करेंगे शैशवावस्था। तो गर्भावस्था होगी 280 दिन, 9 माह। डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। पहली अवस्था को कहते हैं जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज और फेटल स्टेज। इसका काल होता है गर्भधारण से 2 सप्ताह, 2 सप्ताह से 2 माह और 2 माह से जन्म तक। ये होगी हमारी गर्भावस्था। अब हम करेंगे शैशवावस्था। सबसे पहले कंफ्यूजन होती है इसकी काल की, कि इसका समय क्या क्या होता है। तो जो शैशवावस्था का समय होता है वो होता है जन्म से 5 या 6 वर्ष। सामान्यतः हम 5 या 6 साल के बच्चे को या 4 साल के बच्चे को देखते हैं तो कहते हैं भाई ये तो बालक हो गया। नहीं, जो बालक नहीं है वो एक शिशु ही है। किनकी अनुसार? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। क्योंकि देखो, मनोवैज्ञानिकों ने जन्म से लेके 5 या 6 वर्ष के बच्चों को क्या माना है? शिशु माना है, ना कि बालक। तो 6 या 5 उसके अंदर जो आ रहे हैं वो बच्चे क्या हैं? शिशु ही हैं। तो ये हो गया जन्म से 5-6 वर्ष तक। अब इनके क्या करेंगे हम? इम्पोर्टेंट पॉइंट या इम्पोर्टेंट क्या क्या बातें हैं वो देखते हैं, जिनसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट है हमारा शैशवावस्था में जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। तो सबसे पहला पॉइंट ये हमारा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या सबसे इम्पोर्टेंट एज है। सबसे इम्पोर्टेंट एज क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है ना हमारी, तो गर्भावस्था के बाद की तो फर्स्ट स्टेज हुई, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप ही हुई क्योंकि ये नींव है। तो ये तो हो गया भाई, तो सिंपल इजी सा था। अब सेकंड पॉइंट है हमारा सीखने का आदर्श काल। अब जो ये शैशवावस्था है ना, उसे सीखने का आदर्श काल कहते हैं, क्योंकि बालक इस अवस्था में जो सीखता है ना उसे सबसे ज़्यादा और याद रहता है, वो कभी भूलता नहीं है। वो
तो इसीलिए यहाँ जो भी सीखना होता है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट आदर्श या आइडियल कह सकते हो आप। तो सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है सीखने का आदर्श काल। अगला पॉइंट है हमारा सीखने का, तीसरा पॉइंट, सीखने का स्वर्ण काल। इस एज को सीखने की गोल्डन एज किसने कहा है? रोज ने, रोज। अब इसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात है, चौथा पॉइंट है जो, इसी एज को जीवन का खतरनाक काल या नाजुक अवस्था भी कहा जाता है। और ये कहा किसने है? श्रीमती हरलोक, श्रीमती हरलोक। इसके साथ ही अगला पॉइंट है हमारा, जो ये शैशवावस्था है ना, ये हमारे अनुकरण की अवस्था है। कौन, किसकी अवस्था है? अनुकरण की, ना कि अनुसरण की। अगर अनुसरण पूछा जाएगा तो आएगा बाल्यावस्था, और यदि पूछा जाएगा अनुकरण की अवस्था तो कौन सा आएगा? शैशवावस्था। अब ये अनुकरण क्या होता है? अनुकरण माने नकल करना, जैसे पापा कर रहे हैं वैसे बच्ची कर रही है, तो ये क्या हुआ? अनुकरण। जैसे पापा बोल रहे हैं वैसे बच्ची बोल रही है, अनुकरण। तो इसके अंदर हमारे क्या हुआ? शैशवावस्था में अनुकरण की अवस्था किसे कहते हैं? शैशवावस्था को। अगला पॉइंट है हमारा सिक्स्थ, शैशवावस्था में ना ही तो सामाजिकता होती है और ना ही वो असामाजिक होता है। मतलब बच्चा, बालक होता है, जो शिशु होता है, वो ना ही तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक, उसमें सामाजिकता नहीं पाई जाती है। तो शैशवावस्था में नैतिकता और सामाजिकता नहीं पाई जाती है। कैसे? जैसे एक बालक होता है या शिशु होता है, जैसे मैं शिशु ही कहूँगी क्योंकि कौन सी अवस्था चल रही है? शैशवावस्था चल रही है। तो वो शिशु है जो आप देखते हो कि आप उसे कोई चॉकलेट मांगते हो या टॉफ़ी मांगते हो तो वो बच्चा नहीं देता है, तो नहीं ये मेरी है, मैं नहीं दूंगा। तो उसमें सामाजिकता का गुण नहीं है, बच्चे में सामाजिकता का गुण नहीं पाया जाता। धीरे धीरे आप उसके साथ रहते हो तो वो पता लगे कि वो आपको देने लग जाता है। लेकिन ओवरऑल हम बात करें तो बालक में सामाजिकता नहीं पाई जाती, ना ही नैतिकता पाई जाती है। तो ये हो गई हमारी शैशवावस्था के 5 गुण। 7वां गुण है हमारा दोहराने की प्रवृत्ति। इसमें बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि दोहराने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में आएगी या शैशवावस्था में आएगी। तो इसका आंसर होगा हमारा शैशवावस्था, क्योंकि बालक कितना दोहरान नहीं करता, उसको एक बार कह देते हैं ना, नहीं बस चुप होता है, तो वो वहीं चुप हो जाता है। लेकिन शैशवावस्था में जो शिशु होता है ना, वो तो बार बार पूछते रहता है, आप कितना ही उसको डांट दो, कितने ही आप उसको चुप करवा दो या प्यार से कह दो, जब तक उसकी क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा पूरी नहीं होगी तब तक वो प्रश्न पूछेगा। तो दोहराने की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? शैशवावस्था में। इसके साथ ही जिज्ञासा प्रवृत्ति, जिज्ञासा प्रवृत्ति शिशु में पाई जाती है। जिज्ञासा प्रवृत्ति वही पूछने की, तो हैरान करने की। अब हमारे हो गए 8 पॉइंट। महत्वपूर्ण काल हो गया, सीखने का आदर्श काल किसने कहा? वैलेंटाइन ने ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं।
सीखने का स्वर्ण काल किसे कहा गया है? रोज को किसने कहा है? रोज ने कहा है। और किसे कहा है? शैशवावस्था को। ऐसे ही एक अगर आपको गोल्डन एज पूछ लिया ना सीधा ही, गोल्डन एज किस एज को कहते हैं, तब तो आप बताओगे क्या? किशोरावस्था। और अगर आपको पूछ रहे सीखने की गोल्डन एज या फिर लर्निंग की गोल्डन एज, तो ये आएगा भाई, कौन सी? शैशवावस्था। 8 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट है हमारा 9वां, मूल प्रवृत्ति की अवस्था। मूल प्रवृत्ति मतलब जो उसकी मौलिक प्रवृत्ति है ना, जैसे उसमें गुण है वो वैसे के वैसे ही दिखाएगा, जैसा वो सोच रहा है वो वैसा ही करेगा। ऐसे नहीं कि उसमें कुछ वो फेरबदल कर देगा। शिशु रियल, जैसा उसके गुण है, जैसी उसकी क्षमता है, जैसी उसकी प्रवृत्ति है, वो वैसा का वैसा ही दिखाता है, जैसी उसकी मूल है वैसा ही वो दिखाएगा। इसलिए इसमें रियल एज भी कह सकते हो आप, मूल प्रवृत्त्यात्मक। जैसे जैसे बालक होता जाता है वैसे उसमें वो अपनी कुछ बातें छुपाने लग जाता है। किशोरावस्था में जाके और भी, और युवावस्था और वृद्धावस्था में तो बिल्कुल ही बदल ही जाता है। सामने से खुश है लेकिन अंदर से दुखी, अंदर से दुख सामने से खुश, तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन शिशु है ना, अगर उसको किसी चीज़ से तकलीफ़ हो रही है तो वो रोएगा, अगर उसे खुशी मिल रही है तो वो हंसेगा। ऐसे वो फॉर्मेलिटी नहीं करता है। तो ये हमारी मूल प्रवृत्ति की अवस्था किस में पाई जाती है? शैशवावस्था में। अब हमारा अगला 10वां पॉइंट, क्षणिक संवेग की अवस्था। अब शैशवावस्था को क्षणिक संवेग की अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि बालक में जो भी संवेग होते हैं ना वो क्षणिक ही होते हैं। क्षणिक कैसे? जैसे मान लो आपने उसको कोई चीज़ दे दी बालक को या शिशु को, तो वो मिनट में 1 मिनट में क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा, आपके साथ हंसने लगेगा। लेकिन आपने उसी पल अगर वो चीज़ वापस ले ली ना तो वो रोने भी लग सकता है। तो इसका मतलब उसको ये याद नहीं है कि अभी मैं खुश था, अभी मैं रोने लग गया, तो हाँ थोड़े टाइम बाद फिर से वो खुश हो जाता है। तो इसलिए उसके जितने भी संवेग होते हैं ना वो क्षणिक होते हैं, थोड़े टाइम के लिए होते हैं। क्षणिक संवेग की अवस्था। 11वां पॉइंट है हमारा, तीव्र गति की अवस्था, स्पीडी लर्निंग। तो जो हमारा शिशु होता है ना वो जल्दी क्या कर लेता है? लर्निंग कर लेता है। जितनी जल्दी शिशु सीखता है ना उतनी जल्दी बालक नहीं सीखता, और उतनी जल्दी किशोर। ऐसे सीखने की जो गति आप कह सकते हो, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे कम होती जाती है, और जितना शिशु सीखता है उतना कोई और नहीं सीख सकता। तो इसलिए, और सीखता भी कैसे? पूरी स्पीड से, जल्दी, जितनी एक पल में या इतनी आराम से सीख लेता है जितनी आराम से हम नहीं सीख सकते। तो ये हो गया स्पीडी लर्निंग। ये खतरनाक काल, श्रीमती हरलोक। अगला पॉइंट है हमारा 12वां पॉइंट, टॉय एज या फिर खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु। अगर खेल की आयु आया ना तो हम क्या कहेंगे? गेम एज आया तब तो बाल्यावस्था, क्योंकि बालक बाल्यावस्था में क्या करते हैं? खेलते हैं। जबकि जो शिशु होता है ना वो हर चीज़ को क्या बना देता है? खिलौना बना देता है, हर चीज़ के साथ खेलता है। इसीलिए जो हमारी शैशवावस्था है उसे कहते हैं टॉय एज, और गेम एज कहते हैं बाल्यावस्था को। अगला पॉइंट है हमारा 13वां है नियम हमारा, अतार्किक चिंतन। इससे पता लग रहा है कि बालक या शिशु में चिंतन तो पाया जाता है, पर कौन सा? अतार्किक। उसमें कोई तर्क वाली बात नहीं है, अभी उसमें कोई तर्क वगैरह नहीं होता है, अतार्किक चिंतन पाया जाता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। उसके बाद हमारा 14वां पॉइंट है बक्की अवस्था। बक्की अवस्था, बक्की अवस्था आप इसलिए कह सकते हो, या बबलाना। बालक कुछ ना कुछ बोलता रहता है,
या शिशु कुछ ना कुछ ऐसे आवाज़ करता रहता है, तो बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोला नहीं जाता क्योंकि अभी उसकी एज नहीं हुई, तो इसीलिए वो जो भी कुछ बोलता है तो उसे बबलाना कहते हैं। इसी कारण इस अवस्था को क्या कहते हैं? बक्की अवस्था कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा दूसरों पर निर्भरता। निर्भरता, तो शिशु है तो वो खुद तो कोई काम कर नहीं सकता, इसलिए वो दूसरों पर निर्भर होता है। इसलिए दूसरों पर निर्भरता की बात किस में पाई जाती है? शैशवावस्था में पाई जाती है। अगला पॉइंट है हमारा 16वां, स्वार्थी प्रवृत्ति। तो शिशु है वो तो स्वार्थी होता है, उसे सिर्फ जो कुछ चाहिए वो खुद के लिए चाहिए, तो वो स्वार्थी होता है बस। इसलिए स्वार्थी अवस्था किस में आएगी? शैशवावस्था में, और किसी अवस्थाओं में नहीं आएगी, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या इनमें नहीं आएगी। तो स्वार्थी अवस्था की बात करें तो ये आएगी हमारी शैशवावस्था में। अब हम कर रहे हैं शैशवावस्था की कुछ परिभाषाएं जो इम्पोर्टेंट हैं। उनमें हमारी एक परिभाषा है एडलर की, अच्छी परिभाषा है, तो हम देखते हैं एडलर। एडलर क्या कहते हैं? एक बालक है ना या शिशु, कुछ समय पश्चात ही पता लग जाता है, जन्म के कुछ समय पश्चात ही पता लग जाता है कि बालक भविष्य में क्या बनेगा। तो ये परिभाषा किनकी है? एडलर की। जन्म के कुछ समय पश्चात ही पता लग जाता है कि बालक या शिशु भविष्य में क्या बनेगा। सिंपल सी परिभाषा है कि जन्म के कुछ समय पश्चात ही पता लग जाता है कि बालक भविष्य में क्या बनेगा। ये किनकी परिभाषा है? एडलर की। अब हम अगली परिभाषा करते हैं जॉन लॉक की। यह परिभाषा या परिभाषा भी कह सकते हैं, की पॉइंट भी है। जॉन लॉक RBSc 11th क्लास की बुक में ये दिया हुआ है, आप देख सकते हो। शिशु या बालक एक कोरी स्लेट के समान है, कोरी स्लेट के समान है, जिस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, इन्होंने कोरी स्लेट को अपनी लैंग्वेज में क्या कहा, ये हमें याद रखना है। कोरी स्लेट के बजाय ये भी लिखा आ सकता है, आप लिख सकते हो कोरी स्लेट इक्वल टू टेबुला रासा। टेबुला रासा आपको याद होना चाहिए। किन्होंने कहा है? जॉन लॉक ने। अब हम करते हैं अगली परिभाषा, गैसेल। गैसेल की परिभाषा है इन्होंने कहा है कि जो 6 वर्ष होते हैं ना, 6 वर्ष तक बालक का जो विकास होता है वो आने वाले 12 वर्षों से दुगना होता है। बस यही इनकी परिभाषा है, सिंपल सी परिभाषा है कि 6 वर्ष तक होने वाला बालक का विकास
12 वर्ष की तुलना में कितना होता है? 2 गुना होता है। सिंपल सी परिभाषा है गैसेल की। अब एक और परिभाषा करते हैं, किनकी? थार्नडाइक की। तो कुछ समय पश्चात ये हो गया हमारा। अगली परिभाषा हमारी थार्नडाइक। अच्छी परिभाषा है थार्नडाइक। परिभाषा भी कह सकते हो या एक अवस्था का नाम भी कह सकते हो आप। इन्होंने कहा है कि जो 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है ना, वर्ष की अवस्था को इन्होंने अर्धस्वपन की अवस्था कहा है। अवस्था कहा है। अर्धस्वपन मतलब, अब हम मतलब पीछे चलते हैं तो देखते हैं कि जैसे जो हमारी बाल्यावस्था में हमारे कुछ कुछ बातें ऐसी होंगी जो हमें याद होंगी। जैसे कि किसी से अगर चांटा पड़ा होगा तो ये बात हो सकती है, या फिर कोई ऐसी बात जो हमें खुश कर रही है ज़्यादा या ज़्यादा दुखी कर रही है, सिर्फ ये बातें। इसके अलावा हमें कुछ भी याद नहीं होगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा, अर्धस्वपन की अवस्था किसी का है 3 से 6 वर्ष की अवस्था को अर्धस्वपन की अवस्था। कुछ बातें हमें याद है, कुछ नहीं याद, इसलिए इसे अर्धस्वपन की अवस्था कह दिया। तो ये होगी हमारी शैशवावस्था और गर्भावस्था। गर्भावस्था की 3 ही अवस्थाएं थी जो हमने कर ली। अब शैशवावस्था की काफ़ी नियम थे या फिर काफ़ी आप पॉइंट कह सकते हो जो याद रखने वाले हैं, तो ये सब होगी। उनमें कुछ परिभाषाएं थी, तो कुछ परिभाषाएं हमने कर ली। अगली अवस्थाएं हैं जो हमारी किशोरावस्था, मेन इंपॉर्टेंट किशोरावस्था और बाल्यावस्था, ये 2 अवस्थाएं हैं। ये हम अगली क्लास में करेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं। शुरू में जो हमने एक प्रश्न पूछा था वो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।